जैसे ही हमारे हीरो और चौंग प्रकट हुए, पूरी भीड़ अविश्वास में जम गई। आंखें चौड़ी हो गई, सांसें थम गईं, माहौल तनावपूर्ण और भारी हो गया। सामने बैठा एक आदमी सदमे से हकलाया, उसकी आवाज कांप रही थी और वह बुदबुदाया, नरभक्षियों का एक नया समूह। लेकिन इससे पहले कि दहशत फैलती, दूसरे ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसका स्वर तीखा और असहज था। नहीं, वे नरभक्षी नहीं दिखते, उनमें कुछ तो अलग है। वह कोई राक्षस नरभक्षी नहीं हो सकता। दर्शकों में भ्रम की लहर दौड़ गई। समूह से एक और आवाज उठी, संदेहपूर्ण और विद्रोही। और आप इतना निश्चित कैसे हो सकते हैं? अगर वे सचमुच हैं तो क्या होगा? वे और क्या हो सकते हैं? उनकी अनिश्चितता हवा में घनी और घुटन भरी थी। हमारे हीरो, जो इस सब के बीच में शांति से खड़े थे, ने चौंग की तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की उपहासपूर्ण मुस्कान तैर गई। चौंग ने इसे नोटिस किया और हालांकि वह कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में जलते गुस्से की झलक उसकी झुंझलाहट को जाहिर कर रही थी। उनके सामने खड़े नरभक्षी भी बेचैन थे और उन दोनों को देखते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। वह आदमी, वह हम जैसा बिल्कुल नहीं है, एक और गुर्राया। उसकी आवाज इस एहसास से भारी हो गई थी, वह हम में से नहीं है, वह तो एक शुद्ध रिवॉल्वर है। लेकिन कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? शौक और अविश्वास की बड़बड़ाहट ने तनाव को और बढ़ा दिया। फिर एक स्थिर और आज्ञाकारी आवाज में हमारा नायक चौंग की ओर मुड़ा। जाओ, उनका सफाया कर दो भाई चौंग। चौंग लड़ने की मुद्रा में आ गया। उसकी अभिव्यक्ति झुंझलाहट से विकृत हो गई थी। हमेशा मुझे ही गंदा काम क्यों करना पड़ता है, वह बुदबुदाया। लेकिन उसके मुंह से शब्द पूरे निकलने से पहले ही वह पिंजरे से छूटे हुए शिकारी की तरह आगे की ओर झपटा। जवाब में नरभक्षी दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। उनमें से एक, आंखों में खून की प्यास लिए एक मुस्कुराता हुआ दरिंदा, हमला करते हुए घुर्राया। मैंने अनगिनत ज़ॉम्बी मारे हैं, अब तुम्हारी बारी। लेकिन जैसे ही वह हमला करने की दूरी पर पहुंचा, चौंग की हरकतें धुंधली पड़ गईं। एक झटके में उसका पैर राक्षसी बल से नीचे गिरा। हड्डियां चकनाचूर हो गई। नरभक्षी का शरीर उसके कदमों के भार से तुरंत कुचल गया। एक घिनौना सन्नाटा छा गया और फिर उनके चारों ओर शुद्ध भय की चीखें फूट पड़ी। किनारे खड़े होकर देखने वालों को मुश्किल से समझ में आ रहा था कि उन्होंने क्या देखा है। डेबी, यह कैसा राक्षस है? एक ने डर से फुसफुसाया। उसने नरभक्षी को एक ही बार में मार गिराया। वह भाई फेंग से भी ज्यादा ताकतवर है। हमारे नायक के सहयोगी आगे बढ़े। उनकी आवाजें स्थिर थीं। वे स्तब्ध दर्शकों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। डरो मत, वह कोई राक्षस नहीं है, वह दक्षिणी बाहरी इलाके के सबसे ताकतवर लड़ाकों में से एक है। ये शब्द सुनकर चौड़ी किनारी वाला आदमी सख्त हो गया। उसका अविश्वास उसके चेहरे पर गहराई से उतर गया। उसके होंठ कांप रहे थे और वह लगभग खुद से ही फुसफुसा रहा था। दक्षिणी बाहरी इलाका, नामुमकिन। हम हमेशा से सोचते थे कि इस पूरे प्रलय में भाई फेंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और फिर भी जैसे ही चौंग आगे बढ़ा, नरभक्षियों की बहादुरी टूटने लगी। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उनके शरीर कांप रहे थे और उनके चेहरे ठंडे पसीने से भीग गए थे। उनमें से एक, जिसकी आवाज डर से टूट रही थी, हकलाया, क्या? इस ज़ॉम्बी को क्या हो गया? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? दहशत जंगल की आग की तरह पूरे झुंड में फैल गई। वे नरभक्षी के जंगली निर्दयी थे, लेकिन अब वे शिकार जैसे लग रहे थे। एक और ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की। उसकी आवाज हताश थी। डरो मत, अगर हम सब मिलकर हमला करें तो हम उसे मार गिरा सकते हैं। उसकी तरफ से एक लड़खड़ाता हुआ जवाब आया। क्यों? हाँ, हम सब मिलकर उसे मार सकते हैं। लेकिन बोलते बोलते भी उनके शब्दों में संदेह घर कर गया। एकता की बजाय उनके बीच कलह शुरू हो गई। तुम पहले जाओ। नहीं, तुम। मैं उसके ठीक बाद अनिच्छा से आऊंगा। आखिरकार 2-3 आगे बढ़े, अपने डर को छिपाने के लिए गुर्राते हुए। जब बाकी सब कांपते हैं तो मैं नहीं, मैं ही उसे मार डालूंगा। वे एक भयंकर चीख के साथ दौड़े। हमारा नायक पत्थर की तरह शांत स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें ठंडी उदासीनता से देख रही थीं। जब पहला नरभक्षी पास आया, उसका पंजा ऊंचा उठा तो हमारे नायक ने बस एक हाथ उठाया। एक झटके में उसका हाथ सीधे नरभक्षी की छाती में जा लगा। एक घिनौनी दरार के साथ उसने उसे बीच से चीर डाला। मांस और हड्डी को ऐसे चीर डाला जैसे कागज हो। बाकी सब ठिठक गए। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। एक राक्षस, वह हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम यह लड़ाई हार जाएंगे। भागो, अभी भागो। भय ने उन्हें जकड़ लिया और वे तितर बितर हो गए।
भागने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन हमारे नायक की निगाहें तेज हो गई। एक विचार के साथ उसके काले तंबू सांपों की तरह आगे बढ़े, हर दिशा में झपट्टा मारते हुए। एक एक करके भागते हुए नरभक्षियों को नीचे घसीट लिया गया, उनके शरीर चीर दिए गए, जब तक सन्नाटा छा नहीं गया और जमीन लाशों से पट नहीं गई। जो बचे थे, जो दूर से देख रहे थे, पीले पड़ गए और कांप रहे थे। उनमें से सबसे बहादुर भी अपना डर नहीं छिपा पा रहे थे। उसी समय बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगा। शांत हो जाओ, डरो मत, वे हमारे सहयोगी हैं। लेकिन राहत की सांसें थमने से पहले ही फिर से अफरा तफरी मच गई। भाई फोंग, जो जमीन पर बुरी तरह घायल हो गया था, अचानक उन्माद में आगे की ओर झपटा और नायक पर झपट पड़ा। टक्कर अचानक हुई। उम्मीद थी। नायक ने दांत पीस लिए उस घाव को देखकर जहां फोंग का वार हुआ था। उसका चेहरा गहरा गया। एक और मुसीबत, वो गुर्राया। उसके तंतु तुरंत बाहर निकले, फोंग के शरीर को लपेट लिया और उसे हवा में ऊंचा उठा दिया। उसकी आंखें क्रोध से जल उठी और उसकी आवाज गड़गड़ा उठी। क्या तुम इससे बच सकते हो राक्षस? आखिरी वार पड़ने से पहले ही एक हताश चीख हवा में गूंज उठी। फोंग की बेटी आंसुओं से भरी आंखों से आगे बढ़ी। नहीं, कृपया मेरे पिता को मत मारो। नायक का हाथ रुक गया। उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, वो मेरे पिता हैं। उन्होंने आप पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं है। कृपया उन्हें छोड़ दें। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक क्रूर मुस्कान के साथ नायक ने अपना सिर झुका लिया। उसे जाने दो। कौन? उस मांस के लोथड़े को? हाँ, वो आंसुओं के बीच चीखी। वो मेरे पिता हैं। वो खुद पर काबू नहीं रख सकते। वो अस्थिर हैं। कृपया, वो अभी भी वापस आ सकते हैं। उन्हें मत मारो। ये विनती हवा में भारी थी। धीरे धीरे नायक ने अपनी पकड़ ढीली की। उसके तंतु सिकुड़ गए और उसने फोंग को वापस जमीन पर गिरा दिया। उसका स्वर मजाक उड़ा रहा था, लगभग हंसी से। ओ, इस तरह मुड़ा हुआ? और तुम सच में मानते हो कि वो इंसान बन सकता है? लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने खौफ को और गहरा कर दिया। फोंग, जो अभी भी गुर्रा रहा था, खुद को मिट्टी पर घसीटता हुआ गिरी हुई नरभक्षी लाशों की ओर बढ़ा। तीव्र भूख से उसने उनके मांस को नोच डाला, उन्हें जानवर की तरह खा गया। नायक के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। वो तेजी से चौंग की ओर मुड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम तो बातें करने वाले हो। तुम्हारे खाने का तरीका उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। चौंग ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी खामोशी शब्दों से भी ज्यादा खतरनाक थी। इससे पहले कि तनाव और गहरा होता, एक और व्यक्ति आगे आया। फोंग का साथी। उसका चेहरा शांत था, हल्की सी मुस्कान भी। उसने नायक को सम्मानपूर्वक झुककर संबोधित किया। भाई भगवान, कृपया हमारे साथ बेस में आइए। भाई फोंग की बात करें तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसे यहीं छोड़ देना ठीक रहेगा। दृश्य बदल गया। खून से सनी सड़कें उनके पीछे धुंधली पड़ गई और जल्द ही हमारे नायक, चौंग और बाकी लोग एक ढहती हुई ऊंची इमारत के छायादार अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। भारी दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे बाहर की अराजकता बंद हो गई। अंदर टूटी खिड़कियों से मंद रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे फटे हुए फर्श पर लंबी नुकीली परछाइयां पड़ रही थी। फोंग के साथी ने बिना समय गवाए वो हमारे नायक के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कृतज्ञता और हताशा से भरी हुई थी। हे उद्धारकर्ता, अगर आप, भाई फोंग और हम सब ना होते तो आज हम वहां मर जाते। शब्द सन्नाटे में गूंज रहे थे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जो सिर्फ उन लोगों की उखड़ती सांसों से टूटा जो मुश्किल से मौत से बच पाए थे। हमारे नायक के हाव भाव नहीं बदले। जब उसने आखिरकार बात की तो उसकी आवाज़ शांत, लगभग विरक्त थी। ये कोई मदद करने जैसा नहीं है। बदतर, मुझे बताओ, तुम्हारा घर यहाँ से कब से है? और वो भाई फोंग जो बाहर है, उसका क्या काम है? ये सुनकर फोंग की बेटी आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपनी फटी हुई आस्तीन का किनारा पकड़ रखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी और सूजी हुई हताशा भरी ईमानदारी से नायक पर टिकी हुई थी। उसके शब्द धीरे से निकले, पर हर एक में दुख और भय का भार था। मेरे पिता, उन्हें संक्रमण हो गया है, मिमेटिक मास उत्परिवर्तन नाम की किसी चीज के साथ। ये वाक्यांश बासी हवा में भारी पड़ गया। नायक ने अपनी आंखें सिकोड़नी शब्दों को धीरे धीरे दोहराते हुए, उसका स्वर संदेह से तीखा था। मिमेटिक मास, ये क्या है? ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।